नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विष्णु आप सभी का मिशन ज्ञान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिएगा मित्रों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं आपके उसके अंतर्गत परिचर्चा करेंगे। भाषा ज्ञान के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे आपके वर्ण विचार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वर्ण विचार के बारे में बात करेंगे, यानी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं, व्याकरण शब्द क्या होता है, व्याकरण के अंग कितने होते हैं, व्याकरण की परिभाषा क्या होती है, इन सभी के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा मित्रों, आज हम बात करेंगे आपके वर्ण विचार के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूं व्याकरण शब्द से लेकर, किसके बारे में बात करते हैं हम? व्याकरण शब्द से बात करते हैं मित्रों। तो ये व्याकरण शब्द है, व्याकरण शब्द किससे मिलकर बना है मित्रों? व्याकरण शब्द है ये हमारा वी प्लस आ प्लस करण से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? वी प्लस आ प्लस करण से मिलकर बना हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत कि वी प्लस आंग प्लस क्री प्लस ल्यूट प्रत्यय से मिलकर बना है। लेकिन हमारे हिंदी के अंतर्गत विशेषतः ध्यान रखना, वी प्लस आ प्लस करण से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शब्दानुशासन। अर्थात पतंजलि ने व्याकरण की परिभाषा दी। उसने कहा कि शब्दानुशासन को, उन्होंने क्या कहा? शब्दानुशासन को ही क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। यानी शब्दों को परिमार्जित करने का जो शास्त्र होता है, वह शास्त्र कौन सा शास्त्र कहलाता है? व्याकरण शास्त्र कहलाता है। ऐसी विधा देखो जिसमें लिखा हुआ ना, व्याकरण एक ऐसी विधा है जिसमें शब्दों की व्युत्पत्ति का क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है, परिमार्जित किया जाता है, शुद्धतम रूप बताया जाता है, शब्दों को अनुशासित करने का ढंग बताया जाता है, वर्णों के उच्चारण करने की शैली बताई जाती है, लिखने की शैली बताई जाती है, बोलने की शैली बताई जाती है। वह शास्त्र कौन सा शास्त्र कहलाता है? व्याकरण शास्त्र कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं शब्दानुशासन को, शब्दानुशासन को किस नाम से जाना जाता है? व्याकरण के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना मित्रों, प्रश्न सीधा सा आ जाता है कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो छोटी सी बात, एक शब्द ही है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंतर्गत, कि शब्दानुशासन को ही क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। और ये पतंजलि ने कहा था। नेक्स्ट बात आती है व्याकरण के अंग। क्या व्याकरण के अंग कितने होते हैं? तो व्याकरण के अंग होते हैं हमारे 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, जिसके अंतर्गत मैं बात करूं, पहला अंग का नाम क्या है? वर्ण विचार है। दूसरा अंग कौन सा है? शब्द विचार है। और तीसरा अंग कौन सा है? वाक्य विचार है। कौन सा है? शब्द विचार, वर्ण विचार और वाक्य विचार। ये 3 अंग माने जाते हैं। इन तीनों से मिलकर किसका निर्माण होता है? हमारे व्याकरण का निर्माण होता है। दूसरी बात, ये परिभाषा हमने पढ़ ली। फिर आता है कि व्याकरण के अंतर्गत यह शब्दों की जो व्युत्पत्ति होती है वो किस प्रकार से होती है। सबसे पहले ध्वनि होती है, ध्वनि के बाद में वर्ण होता है, वर्ण के बाद में शब्द होता है, शब्द के बाद में क्या बनता है? वाक्य बनता है। यही एक क्या होता है? क्रम होता है हमारे भाषा का। क्या होता है? सबसे पहले ध्वनि, फिर वर्ण, फिर शब्द और फिर क्या आ जाता है? वाक्य आ जाता है। और अर्थ के स्तर पर, किसके स्तर पर? अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होता है? शब्द होता है। और अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई होता है वो क्या कहलाता है? वर्ण। और अलिखित रूप में या मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें हम इसके अंतर्गत वर्ण विचार के बारे में। तो हम कह सकते हैं आपके वर्ण विचार के बारे में कि परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा होती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? वर्ण को कहा जाता है मित्रों। किसे कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे बनाया गया? हमारे वर्ण को माना गया है। दूसरी बात आती है इसके अंतर्गत आपसे, यदि ऑप्शन में मित्रों वर्ण नहीं मिलता हो, क्या ऑप्शन में यदि वर्ण नहीं मिलता हो आपको, तो आप इसके अंतर्गत क्या बताओगे? भाषा की सबसे छोटी का यदि ऑप्शन में वर्ण नहीं दे रखा है तो क्या बताएंगे? ध्वनि। क्या बताएंगे? ध्वनि बताएंगे। दूसरी बात इसके अंतर्गत क्या होती है कि वह ध्वनि जिसके
खंड न हो, अर्थात हम कह सकते हैं टुकड़े न हो, उसे भी हम किस नाम से जानते हैं? वर्ण के नाम से जानते हैं। प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखना। अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछा गया, वह ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े न हो उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वह ध्वनि या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। यह भी परिभाषा पूछी हुई है, ध्यान रखना। व्याकरण शास्त्र के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वह भी क्या कहलाता है? हमारा वर्ण कहलाता है। या आपसे पूछ ले कि लिखित रूप में, किस रूप में? लिखित रूप में, लिखित रूप में, लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, तो उस स्थिति में भी आपको क्या बताना है? वर्ण बताना है। और अलिखित नाम आ जाता है, मौखिक आ जाता है, उच्चारण नाम आ जाता है, वहां पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। तो इस स्थिति में आपको ध्यान रखना विशेष रूप में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। देखो ये नाम आ चुका हमारे सामने कि अलिखित, मौखिक या उच्चरित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई होती मित्रों, वहां पर विशेषतः ध्यान रखना, वह हमारी क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती। क्या कहलाती है? ध्वनि। और अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती, वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। क्योंकि शब्द से छोटी इकाई का अर्थ नहीं होता है, शब्द से छोटी इकाई का अर्थ नहीं होता। जैसे मान लो मैं बात करूं आपसे, उपसर्ग और प्रत्यय की हम बात करते हैं, तो उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। इसी कारण हम कहते हैं कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व में लगकर अर्थ में भिन्नता या विशेषता या परिवर्तन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और जैसे मान लो मैंने शब्द लिखा जलज, क्या लिखा? जलज। तो अब इसका हम करते हैं तो खंड या टुकड़े करते हैं, तो जल धन जय। अब आप कहोगे सर आपने तो यहां पर जय का क्या अर्थ बता दिया कि जल में जन्म लेने वाला, और ऐसे कह रहे हो कि शब्द से छोटी इकाई का अर्थ नहीं होता। तो ध्यान रखना, ये यहां पर शब्द या पद का ही काम कर रहा है। किसका कर रहा है? शब्द या पद का। अकेला जय का, प का, क का, अर्थात वर्णों का कहने का मतलब है कि वर्णों का अर्थ नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि शब्द से छोटी इकाई का अर्थ नहीं होता। जैसे शब्दांश हम कहते हैं तो शब्द का एक अंश होता है, शब्द का एक भाग होता है, शब्द का एक खंड होता है, उसको हम अर्थ नहीं दे सकते। परंतु जब आप इसके खंड या टुकड़े करते हो तो इसका भी अर्थ हो, इसका अर्थ होता है कब? जब ये एक शब्द का काम करता है या एक पद का काम करता है, तब वो किसका देता है? अर्थ देता है, भावार्थ देता है। इस बात का ख्याल रखना विशेष रूप में। जैसे मान लो शब्द आ जाता है आपका अब्द, क्या आ गया? अब्द शब्द आ गया, तो इसका आप संधि विच्छेद करते हैं, अप धन द। तो द का मतलब होता है देने वाला, ध का मतलब होता है धारण करने वाला, जय का मतलब जन्म लेने वाला। ठीक है, जैसे मनोज का करते हो तो मनः धन जय करते हो। अब आप कहोगे यहां पर जय वर्ण, वर्ण नहीं है, यहां पर एक शब्द का काम कर रहा है, एक पद का काम कर रहा है, इसी कारण इसका अर्थ निकल रहा है, सीधा अर्थ नहीं होता है। तो ख्याल रखना, प्रश्न कई बार आ चुके हैं, ये सीधे आरपीसी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे किसी भी प्रकार का आपका एग्जाम हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, ध्यान रखना जहां पर हिंदी व्याकरण नाम लिखा हुआ है उसके अंतर्गत आपको आता है अलिखित, मौखिक या उच्चारण के रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के स्तर पर सबसे छोटी इकाई, और यह आ जाए अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई। क्या आ जाता है? यहां पर मैं नाम लिख देता हूं एक और, कि अर्थ के स्तर पर, अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तो उस स्थिति में आपको क्या बताना है? वाक्य बताना है। क्या बताना है? वाक्य बताना है। क्योंकि अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती वो होता है वाक्य, और अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है वो शब्द, भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है वो होता है वर्ण। क्या होता है? वर्ण होता है। अलिखित रूप में या मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो वो क्या है? ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। आगे हम बात करते हैं भाई वाक्य या ध्वनि या प्रयोग के आधार पर वर्णों के प्रकार। वाक्य या ध्वनि या प्रयोग के आधार पर वर्णों के प्रकार कितने माने गए हैं? 2 प्रकार माने गए। 2 प्रकारों में सबसे पहला प्रकार आता है उसका नाम है स्वर वर्ण। क्या नाम है? स्वर वर्ण है। और दूसरे का नाम आता है वो कौन सा है? हमारा व्यंजन वर्ण है। कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण।
पहली स्थिति के अंतर्गत हम कहते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। मन में सोचिएगा कि स्वर वर्ण किसे कहा जाता है। आप सारी चीजें पढ़ रखी है, लेकिन किस सीक्वेंस में पढ़िए, कैसे पढ़िए, उसका मैं आज आपका निचोड़ निकालना चाहता हूं। बताइएगा स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो देखो, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, निर्वाध गति से उच्चारित होते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। स्वर की सहायता ले सकते हैं, स्वरों की मात्राओं की सहायता ले सकते हैं, लेकिन व्यंजनों की सहायता नहीं लेते। इसी कारण हम इसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र ध्वनि होती है, वो क्या कहलाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या होगी इनकी कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं या उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। या निर्वाध गति से उच्चारित होने वाले वर्ण जिनमें बाधा उत्पन्न नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। अब स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है मित्रों, 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी बतानी है, 11 बतानी है। 13 मत बता देना, क्योंकि ध्यान रखना संस्कृत भाषा के अंतर्गत होती है। हमारे हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। अब आपको कुछ पुस्तकों में 10 भी मिलती है, उसका मैं कारण बताता हूं। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने अभी कहा था कि स्वरों की मात्राओं की सहायता ले सकते हैं, लेकिन व्यंजनों की मात्राओं की सहायता नहीं लेते हैं। परंतु एक मात्र हमारा स्वर है री। कौन सा है, री स्वर है। री ये रे प्लस ई से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, रे प्लस ई से मिलकर बना हुआ है। परंतु इस री की क्या है, मात्रा है मित्रों। क्या है, मात्रा। तो मात्रा स्वरों की होती, व्यंजनों की तो मात्रा होती नहीं। इसी कारण ये स्वरों में ही गिना जाएगा। मान लो यहां से री को हटा भी दिया जाता है, तो हिंदी भाषा में ऋषि जैसे शब्द, ऋतु जैसे शब्दों को हटा दिया जाता है, तो हिंदी का अस्तित्व भी खतरे में आ जाता है। इसी कारण ये हमारे हट नहीं सकता। और स्वरों की संख्या अभी तक भी ध्यान रखना, हिंदी ग्रंथ अकादमी हो चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, आपके एनसीईआरटी और री को क्या माना गया है, स्वर माना गया है। हमें भी स्वर मानना है। जब वहां से हट जाएगा तो हम भी इसको हटा देंगे, लेकिन अब आपको ये बात ध्यान रखना, री को क्या मानना है, स्वर मानना है। रे के साथ में ई जुड़ता है तो री बनता है, और रे के साथ में ई जुड़ता है तो क्या बनता है, री बनता है। क्या बनता है, री बनता है। दोनों स्थितियों के अंतर्गत रहता है। और प्रश्न पूछा भी गया है कि री क्या है, तो री स्वर है। क्या है, स्वर है। नेक्स्ट बात आती इसके अंतर्गत आपसे, री स्वर तो है, लेकिन आपसे पूछ ले कि ये स्वर है, लेकिन इनकी मात्राएं यदि आपसे पूछी जाती मित्रों, मात्राएं कौन कौन सी होती है, कैसी मात्रा होती है, तो सबसे पहले ए होता है। ए की कोई मात्रा नहीं होती मित्रों, ए की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा होती है ये, ई की मात्रा होती है ये छोटी, बड़ी ई की मात्रा इधर से, ऊ की मात्रा होती है ये, बड़े ऊ की मात्रा होती है ये, री की मात्रा इस प्रकार से नीचे होती है, ये ए की मात्रा, आई, ओ और औ, ये मात्राएं होती है। तो स्वरों की संख्या 11 होती है और मात्राएं 10 होती है। मात्राओं की संख्या यदि पूछी जाए तो कितनी होती है, 10। कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती, तो ए स्वर की मात्रा नहीं होती है मित्रों। कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती है, ए स्वर की मात्रा नहीं होती। इसी कारण इसने देखा होगा आपने, इसका ए का आधा रूप बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, औग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, औग्रह कहते हैं, यानी ए का आधा रूप बनता है इस प्रकार से। कैसे, जैसे आप लिखते हो यशोभिलाषा, क्या शब्द है, यशोभिलाषा। क्या इस शब्द को यशोडभिलाषा पढ़ते हो क्या, यशः धन अभिलाषा होता है। क्या होता है, यशः धन अभिलाषा। तो स्वर ए का ही ये क्या होता है, आधा रूप होता है। को अपी लिखते हो ना, कोडपी थोड़ी लिखते, को अपी लिखते हो। तो इसी प्रकार ध्यान रखना, स्वरों की संख्या 11 होती है। मात्राएं कितनी होती है भाई, ये मात्राएं हैं। क्या है, मात्राएं, भाषाएं नहीं है, क्या है, मात्राएं हैं। मात्राओं की संख्या पूछी जाए तो कितनी बतानी है, 10 बतानी है। और औग्रह किसका रूप होता है, स्वर ए का रूप होता है, जिसको हम उदासीन स्वर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, उदासीन स्वर भी कहते हैं।
नेक्स्ट बात आती है स्वरों के वर्गीकरण की। किसकी बात आती है? स्वरों के वर्गीकरण की बात आती है, जिसमें पहला वर्गीकरण आता है उत्पत्ति या बनावट के आधार पर मित्रों। और उत्पत्ति या बनावट के आधार पर स्वरों को हमने दो भागों में बांटा है। एक तो आता है मूल स्वर, दूसरा आता है संधि स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? देखो, मूल स्वर के बारे में कहा जाता है कि ऐसे स्वर जो किसी दूसरे स्वरों की मात्राओं की सहायता नहीं लेते, मूल रूप में रहते हैं, जो किसी दूसरे स्वरों पर निर्भर नहीं रहते, वो स्वर हमारे क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? देखो, ये होते हैं अ, लघु ई, लघु उ, और एक होता है री स्वर होता है। ये जो छोटे छोटे वाले हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या पूछी जाए तो संख्या कितनी बताओगे? 4 बताओगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है दूसरा इसका भाग होता है, वो कौन सा होता है? संधि स्वर होता है। संधि स्वरों की संख्या देखो, 11 में से 4 गए, पीछे कितने रह गए? 7। तो ये 7 स्वर है, ये हमारे क्या कहलाते हैं? संधि स्वर कहलाते हैं। और ये कौन कौन से हैं? आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। कौन से? आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर कहलाते हैं संधि स्वर। फिर हम संधि स्वरों को ही दो भागों में बांटते हैं। पहले का नाम है दीर्घ स्वर, दूसरे का नाम है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है? कि ऐसे स्वर जिनका आप कहते हो ना कि समान जाति से विकसित होते हैं। ऐसे स्वर जो समान जाति से विकसित होते हैं या उत्पन्न होते हैं या समान स्वर जुड़ते हैं तो दीर्घ स्वरों का एकादेश हो जाता है। और जब भिन्न भिन्न जाति से मिलकर स्वर निर्माण करते हैं वो कौन से स्वर कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या इन 7 में से कितनी है भाई? 3 है। कितनी है? 3 है। कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई, और एक है बड़ा ऊ। कौन कौन से है? आ, बड़ी, बड़ा ऊ, और 3 ही है। तो आ किससे मिलकर बना है? ए के साथ में ए से मिलकर बना हुआ है। ई किससे मिलकर बना हुआ है? ई के साथ में ई से मिलकर। और ऊ किससे मिलकर बना हुआ है? ऊ के साथ में ऊ से मिलकर बना हुआ है। इसी कारण हम इनको सहजातीय स्वर भी कहते हैं मित्रों। इनको क्या कहते हैं? सहजातीय। सहजातीय स्वरों के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। कौन से स्वरों को? दीर्घ स्वरों को। नेक्स्ट जो हम इसके अंतर्गत बात करते हैं आपसे मित्रों, वो है हमारा संयुक्त स्वर। कौन सा स्वर है? संयुक्त स्वर। तो 7 में से 3 गए, पीछे कितने रह गए? 4। ये 4 स्वर क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, और औ। ये स्वर क्या कहलाएंगे? हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। कैसे? ए के साथ में ई जुड़ने पर ए बनता है, ए के साथ में ए जुड़ने पर ऐ बनता है, ए के साथ में ऊ जुड़ने पर ओ बनता है, और ए के साथ में ओ जुड़ने पर क्या बन जाता है? हमारा औ बन जाता है। क्या बनता है? औ बनता है। अब आप देखो, दोनों तरफ समान स्वर है क्या? इधर तो हमारे दोनों तरफ समान स्वर आ रहे हैं, इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं? सहजातीय स्वर कहते हैं। और इधर दोनों तरफ समान स्वर नहीं है, इसी कारण हम इनको कहते हैं विजातीय स्वर। इन स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? हमारे विजातीय। विजातीय स्वरों के नाम से जाना जाता है। और एक बात का और ख्याल रखना, ए और ओ ये हमारे गुण स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुण स्वर कहलाते हैं। और ऐ और औ ये कहलाते हैं वृद्धि स्वर। कौन से स्वर कहलाते हैं? वृद्धि स्वर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि गुण स्वरों में ए और ओ की मात्रा होती है। गुण स्वरों में ए और ओ को लिया जाता है। वृद्धि स्वरों के अंतर्गत या वृद्धि संधि के अंतर्गत हमारे को ऐ और औ स्वर लिया जाता है। कौन सा? ऐ और औ स्वर को लिया जाता है। इसी कारण इसका नाम पड़ जाता है गुण स्वर। और कौन सा स्वर हमारा? वृद्धि स्वर बनता है। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार हो गए, मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। संधि स्वर के 2 प्रकार हो गए, दीर्घ स्वर और हमारा कौन सा हो गया? संयुक्त स्वर हो गया। दूसरा आता है उच्चारण कालमान के आधार पर या मात्रा के आधार पर। तो एक बात आती है कि मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा कहते हैं समय को। अभी पढ़ा था ना, स्वरों के उच्चारण करने में लगने वाला समय क्या कहलाती है? मात्रा कहलाती है। मात्राएं 10 होती है, स्वर 11 होते हैं। तो वही बात है। तो स्वरों के उच्चारण करने में कितना समय लग रहा है?
कितना समय लग रहा है, उसके आधार पर हमने इसको क्या कर दिया मित्रों, 3 भागों के अंतर्गत विभक्त किया है। हिंदी में मूल रूप से ये 2 होते हैं, लेकिन प्रश्न आपके एक तीसरे भाग में से भी आता है, कौन से में से, प्लुत स्वरों में से भी पूछा जाता है। पहला आता है ह्रस्व स्वर, कौन सा स्वर है, ह्रस्व स्वर। दूसरा आता है दीर्घ स्वर और तीसरा आता है हमारा कौन सा, प्लुत स्वर आता है। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर जल्दी से उच्चारण हो जाता है उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। छोटे होने के कारण इन्हें लघु स्वर कहा जाता है, और इनको ध्यान रखना किस नाम से जाना जाता है भाई, लघु स्वरों के नाम से जाना जाता है। और ये कौन कौन से होते हैं, अ, ई, उ, री के नाम से जाना जाता है। दूसरा हम इसको क्या नाम जान सकते हैं, असगर। उर्दू या फारसी भाषा में छोटे स्वर को किस नाम से जानते हैं, असगर स्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन से, अ, ई, उ, री के नाम से जाना गया है। उसके बाद में आता है दीर्घ स्वर, ऐसे स्वर जिनमें ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता हो, ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता, वो क्या कहलाते हैं, हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, सॉरी दीर्घ स्वर कहलाते हैं। कौन से स्वर है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और कितनी मात्राओं का समय लगता है, हमारे 2 मात्राओं का समय लगता है, इसी कारण हम इसे क्या कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। और द्विमात्रिक स्वर को हम गुरु स्वर भी कहते हैं, उर्दू या फारसी भाषा में इसको अकबर स्वर के नाम से भी जाना जाता है। और 2 मात्रा वाले कौन से हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये स्वर हमारे क्या कहलाते हैं भाई, द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, गुरु स्वरों के नाम से भी संबोधित करते हैं। और तीसरा जो आता है वो कौन सा है, प्लुत स्वर है। कौन सा स्वर है, प्लुत स्वर है, अर्थात ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर 3 मात्राओं का समय लगता हो। कितनी मात्राओं का समय लगता हो, 3 मात्राओं का समय लगता हो, अर्थात ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता हो। जैसे आप ओम का उच्चारण करते हो ना, ओम, तो ये कितनी मात्राओं के समय के साथ में, 3 मात्राओं के समय के साथ में। किसी को आवाज लगा रहे हो, गाली दे रहे हो, चिल्ला रहे हो, रागमालाएं हैं, शादी विवाह के गीत है, तो देखना, तो वहां पर महिलाएं जैसे घूंघट निकाल के गीत गाती ना, तो आपको देखना होगा लंबे चढ़ान के साथ में, यानी 3 मात्राओं के साथ में लंबा खींच खींच के गाया जाता है, तो वह कौन सा कहलाता है, हमारा प्लुत स्वरों के अंतर्गत या प्लुत ध्वनि के अंतर्गत माना जाता है। तो किसी भी स्वर के ऊपर हमने देख लिया होगा इस प्रकार से लिखा हुआ आता है, 3 लिखा हुआ आता है, वो कौन सा कहलाता है, हमारा प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर कहलाता है। फिर आता है जीभ के आधार पर, यानी जिह्वा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा भाई, 3 भागों में। पहला आता है अग्र स्वर। अग्र स्वर में आता है हमारे कौन कौन से स्वर, बड़ी ई, छोटी ई, ए और ऐ स्वर आ गया। कौन सा आ गया, बड़ी ई, छोटी ई, ए और ऐ स्वर अग्र स्वरों के अंतर्गत आता है। और मध्य स्वर या जिसको केंद्र स्वर कहते हैं, तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर जीवा का आगे वाला भाग सक्रिय रहता है, अग्र स्वर। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर जीवा का बीच वाला भाग या केंद्र भाग सक्रिय रहता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। और ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर जीवा का पीछे वाला भाग सक्रिय रहता है, वो क्या कहलाता है, पश्य स्वर कहलाते हैं। तो अग्र स्वरों में कौन कौन से स्वर है, ई, ए, ऐ। मध्य स्वर में एक स्वर है, वो कौन सा स्वर है, हमारा ए स्वर। और पश्य स्वर में आता है बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ओ, औ, और एक अपना कौन सा अंग्रेजी का ओ, और एक आता है आ स्वर। ये स्वर हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, पश्य भाग के अंतर्गत उच्चारित होते हैं। ठीक है, जिह्वा के आधार पर थे 3 भाग, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्य स्वर। नेक्स्ट बात आती मुखाकृति के आधार पर। किसके आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, यानी जब आप स्वरों का उच्चारण करते हो तो मुख की आकृति कितनी खुलती है, कितनी बंद रहती है, उसके आधार पर हमने स्वरों को 4 भागों में बांटा भाई। कितने भागों में, 4 भागों में। संवृत स्वर, और संवृत का शाब्दिक अर्थ होता है बंद। क्या होता है, बंद होता है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर मुख थोड़ा सा खुलता है, अल्प सा खुलता है, चिन्या सा खुलता है, कहने का मतलब है, यानी इत्तोसौक, तो वो कौन सा कहलाता है, हमारा संवृत स्वर कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, संवृत स्वर। और इस संवृत स्वरों के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, इसमें ई और ऊ और उ, ये स्वर हमारे किसके अंतर्गत जाते हैं भाई, संवृत स्वरों के अंतर्गत जाते हैं। और देखने में एक हमारे को कौन सा मिलता है, री भी किसके अंतर्गत आता है, संवृत स्वरों के अंतर्गत आता है।
उसके बाद में अर्ध संवृत स्वर, तो संवृत स्वरों से थोड़ा ज्यादा खुला हुआ मुख, संवृत में तो इतना सा मुख खुलता है, अर्ध संवृत में इतना आधा खुल जाता है। तो संवृत स्वरों से थोड़ा ज्यादा खुला हुआ मुख क्या कहलाता है? अर्ध संवृत स्वर कहलाता है। और इसके अंतर्गत दो स्वर आते हैं, ए और ओ स्वर आता है। तो आप बोल के देख सकते हो, ई ए, ई ए, ई ए, ई से ज्यादा खुल रहा है, ई ओ, ऊ ओ। तो इसमें ओ में और ए में ज्यादा खुल रहा है, किससे? संवृत स्वरों से ज्यादा खुल रहा है, इसी कारण इसका नाम पड़ जाता है संवृत स्वर। तीसरा आता है, कौन सा आता है? विवृत स्वर। और विवृत का शाब्दिक अर्थ होता है खुला, अर्थात ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर मुख पूरा खुल जाता है स्वतंत्र रूप से, वो क्या कहलाते हैं? हमारा विवृत स्वर कहलाते हैं। और विवृत स्वरों के अंतर्गत कौन सा स्वर आता है भाई? आ स्वर आता है। कौन सा स्वर है? आ स्वर माना जाता है। ठीक है, देखो कौन सा स्वर होता है? आ स्वर माना जाता है। नेक्स्ट बात आती है अर्धविवृत स्वर। आ को बोल के देखो, आ पूरा खुल रहा है ना, उसी प्रकार आता है अर्धविवृत। तो विवृत स्वरों से थोड़ा कम खुला हुआ, विवृत में पूरा खुल गया, अर्धविवृत में इससे कम खुलता है, वो क्या कहलाता है? हमारा अर्धविवृत स्वर कहलाता है। और इसके अंतर्गत आता है ऐ, अ, औ और ओ। अंग्रेजी भाषा वाला था ना, ऐ, अ, औ, ओ। ये स्वर हमारे किस में जाते हैं भाई? अर्धविवृत स्वरों के अंतर्गत जाते हैं। आप बोल के देख सकते हो, आ ऐ, आ ऐ, आ ऐ, आ ऐ। ऐ में कम है, आ में ज्यादा है। तो आ का तो मतलब खुला, और अर्धविवृत का मतलब हो गया उससे कम खुला। क्या कहलाता है? उससे कम खुला अर्धविवृत स्वर कहलाता है। जैसे देखो, ये सारी सारणी बना ली मैंने। हमने पढ़ा था अग्र स्वर में ये स्वर होता है, ये आपको कभी कभार दिखता है, नहीं भी दिखता है, तो थोड़ा ध्यान रखना इसका भाई। ये अग्र स्वर हो गए, ये मध्य स्वर में एक ही ए स्वर होता है, ये पश्य स्वर हो गए हमारे। कौन से स्वर हो गए? पश्य स्वर हो गए। अब हमारे को ध्यान में रखना है कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा, कौन सा? ये वाला, ये तो कहलाता है संवृत स्वर। कौन सा स्वर कहलाता है? संवृत स्वर कहलाता है। और अर्ध संवृत के अंतर्गत ये वाला पोर्शन रहता है, दो स्वर आते हैं हमारे। कौन से? ये दो स्वर आते हैं। और अर्ध विवृत में आता है ऐ, अ, औ और ओ आता है। और विवृत में हमारा ध्यान रखना, ये ओ नहीं है, यहां पर ध्यान रखना आ स्वर है। कौन सा है? आ स्वर। और आ के अंतर्गत ये एक ही स्वर आता है, वो कौन सा है? विवृत स्वर। और इसके साथ में हम बढ़ाएंगे, वो कौन सा है हमारा? ये ओ, अंग्रेजी भाषा वाला है। वो किस में आता है? अर्धविवृत के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो हमने पहले इसके अंतर्गत देखो ये बात कर ली, सारी सारी वही बात इसके अंतर्गत आई, वापस सारणी के रूप में बताई गई है। अच्छी तरीके से याद रखना। फिर आता है ओष्ठ के आधार पर। किसके आधार पर? ओठों के आधार पर हम स्वर कितने भागों में बांटते हैं भाई? ओष्ठ दो प्रकार होते हैं, तो चार प्रकार थोड़ी होंगे, पड़ोसी गुजारे थोड़ी लेके आएंगे। तो कितने होंगे हमारे? ओष्ठ कितने प्रकार के होते हैं? ओष्ठ दो होते हैं, तो प्रकार भी कितने होंगे? दो प्रकार होंगे। पहले का नाम होता है वृत्ताकार, और दूसरा कौन सा होता है? अवृत्ताकार स्वर होता है। वृत्ताकार का मतलब होता है ऐसे स्वर जिनका आप उच्चारण करोगे ओष्ठ की आकृति गोल बनती, वृत्त के समान। किसके समान बनती है? वृत्त के समान बनती, उसे हम क्या कहते हैं? वृत्ताकार स्वर कहते हैं। और ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर ओष्ठ की आकृति वृत्त के समान नहीं बनती, आगे उपसर्ग देखो क्या जुड़ा हुआ है, ए किस अर्थ में आता है? नहीं के अर्थ में आता है। किसके अर्थ में आता है? नहीं के अर्थ में आता है। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर ओष्ठ की आकृति गोल नहीं बनती, टेढ़ी मेढ़ी बनती है, वो क्या कहलाते हैं? अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। अब वृत्ताकार में कौन कौन से देखो, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। और कुछ जगह आपको विदेशी स्वर भी इसमें देखने को मिलेगा, वो भी किस में आता है? हमारा वृत्ताकार स्वर में आता है। लेकिन एग्जामिनर ज्यादातर ये ऊपर वाले ही पूछते हैं आपसे, पूछे तो आप सारे बताओगे, लेकिन पूछ ले कि कौन कौन से स्वर है कौन से नहीं है, तो ऊ, ओ, औ, ओ, ये आप अंग्रेजी का ओ के समान विदेशी स्वर है। ये कौन सा विदेशी स्वर? ग्रहित स्वर, आगत स्वर। और अंग्रेजी भाषा का स्वर है वो कौन सा है? ओ स्वर है, एक ही स्वर है ये हमारा। और वृत्ताकार में ये चार स्वर तो ये हो गए, एक ये हो गया, पांच स्वर हो गए हमारे। और शेष रह गए वो किस्म हो गए अवृत्ताकार में ए, आ, बड़ी ई, छोटी ई, उसके बाद में री, और फिर आगे हमारा ए और ऐ। ये स्वर हमारे किसके अंतर्गत आते भाई? अवृत्ताकार के अंतर्गत आते हैं। और एक नाम आ गया, अवृत्ताकार स्वर नहीं है, ये अर्धवृत्ताकार स्वर है। कौन सा स्वर है? अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार स्वर।
अर्धवृत्ताकार स्वर का मतलब क्या होता है कि जब वृत्ताकार स्वर है, इनमें तो गोल रूप बन रहा था एकदम, लेकिन इनमें से ही दो स्वर कौन से, ओ और औ का हम उच्चारण करके देखोगे आप, तो ऊ और ऊ का उच्चारण करते हो तो ओष्ठ एकदम गोल बनते हैं, लेकिन और औ का उच्चारण करते हो थोड़ा सा कम गोल बनते, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनना शुरू हो जाता है। इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं, अर्धवृत्ताकार स्वर कहते हैं। दो स्वर होते हैं, कौन कौन से मित्रों, ओ और औ। कौन से, ओ और औ को हम किस नाम से जानते हैं, अर्धवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार तो है ही है, परंतु थोड़ा सा टेढ़ा होने के कारण ओष्ठ की आकृति, हम इसको किस नाम से जानते हैं, अर्धवृत्ताकार स्वरों के नाम से जाना जाता है। तो ओष्ठ के आधार पर दो वृत्ताकार और अवृत्ताकार स्वर हो गए। फिर हमने वृत्ताकार के अंतर्गत ही एक लिख दिया, कौन सा, अर्धवृत्ताकार स्वर। नेक्स्ट इसमें छठा भाग आता है आपका, अंतिम भाग आता है, जिसका नाम है अनुनासिकता, अर्थात नाक मुख श्वास के आधार पर स्वरों को हमने दो भागों में बांटा है। पहला है अनुनासिकता, अर्थात ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर नाक से ध्वनि निकलती है, वो क्या कहलाते हैं, अनुनासिका। और निर्नुनासिका, अर्थात निर का मतलब होता है बिना, क्या होता है, बिना नाक से उच्चरित होने वाले, अर्थात मुख और श्वास का प्रयोग किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, निर्नुनासिका है। कौन सा मित्रों, निर्नु, ये शब्द होगा निर्नुनासिका, निर्नुनासिका स्वर होता है। तो अनुनासिका के अंतर्गत किस प्रकार से होता है, देखो आप स्वयं बोल के देखना, ए आ ई ऊ ऊ ए ऐ ओ और औ, इनका हम उच्चारण करते हैं मित्रों, तो ए आ ई ऊ ए ऐ ओ औ, नाक से उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या कहलाते हैं हमारे अनुनासिका। और निर्नुनासिका अर्थात सभी स्वर, क्या होते हैं, सभी स्वर होते हैं मित्रों, वो क्या कहलाते हैं, हमारे निर्नुनासिका कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, निर्नुनासिका कहलाते हैं। जैसे आप बोल के देख सकते हो, आ ई री ए ऐ ओ और औ, इन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो नाक का प्रयोग नहीं होता है, तो सभी स्वर क्या कहलाते हैं, निर्नुनासिका। और जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया वो क्या बन गए, हमारे अनुनासिका बन गए। क्या बन गए, अनुनासिका बन गए। तो ये हमने पढ़ा स्वरों का वर्गीकरण मित्रों, किसका पढ़ा, स्वरों का वर्गीकरण। तो वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक तो स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। तो ये जो पढ़ा हमने वो कौन सा पढ़ा, स्वर वर्ण के बारे में और स्वरों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया। तो इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।